हिंदी कक्षा में आप सभी का एक बार सारा स्वागत। अभी हम लोग तृतीय वर्ष 5th सेमेस्टर में पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं। 5th सेम में फर्स्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट अब तक समाप्त हो चुके हैं। फिर भी थोड़ी सी आपको मैं जानकारी दे दूँ कि हम लोग फर्स्ट और सेकेंड यूनिट में क्या क्या पढ़े हैं। फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत हिंदी भाषा के विविध रूप, हिंदी भाषा के विविध रूप, इसके अंतर्गत राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, प्रयोजनमूलक हिंदी, विश्व में हिंदी का स्थान, इन 5 विषयों के बारे में हमने गंभीर रूप से चर्चा की है। अभी एक बार नहीं बल्कि 3-3, 4-4 बार मैंने इसको पढ़ाने की, समझाने की प्रयास किया है, क्योंकि जब स्टूडेंट्स जैसे कि फ्रेश होते हैं, मतलब क्योंकि हमारी स्थिति ये है कि आज जो स्टूडेंट आया वो कल ले आता है, जो कल आया है और परसों गायब रहता है। इसलिए इसको 3-4 बार मैंने रिपीटेशन की है, थोड़ा बहुत संक्षेप में क्यों नहीं, लेकिन हमने किया है। ये फर्स्ट यूनिट है, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, प्रयोजनमूलक हिंदी और विश्व में हिंदी का स्थान, ये 5 टॉपिक्स हैं फर्स्ट यूनिट में। और सेकंड यूनिट में हिंदी साहित्य की विविध विधाओं का परिचय। हमने अब तक फर्स्ट और सेकंड ईयर में हिंदी में अलग अलग प्रकार के जो है विधाओं के बारे में हमने चर्चा की है। जैसे कि विधाओं के लिए एग्जाम्पल के रूप में हमने कहानियाँ पढ़ी है, निबंध पढ़ा है, रेखाचित्र पढ़ा है, पद्य में कविता हो, मॉडर्न कविता हो या फिर प्राचीन कवि जैसे कि तुलसी, रहीम, कबीर, मीराबाई, सूरदास एटसेट्रा, इनके बारे में हमने गंभीर अध्ययन किया है। लेकिन ये जो विधाएँ है ये है क्या और ये कहाँ से जन्म लिए है और इसका जो महत्व है, इसके बारे में हमने सेकंड यूनिट में सिलेबस कंप्लीट किया था। उसके अंतर्गत कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, निबंध, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, व्यंग्य, अन्य विधाएँ, इनके बारे में हमने गंभीर चर्चा की है। और अन्य विधाओं के अंतर्गत मैंने कहा था कि डायरी लेखन, पत्रकारिता, यात्रा वर्णन, ये 3-4 विधाएँ अन्य विधाओं में आते हैं। तो ये है आपका सेकंड यूनिट। तो फर्स्ट और सेकंड यूनिट के बारे में कंप्लीटली हमने चर्चा की है। इसके बारे में जो बच्चे क्लासेस में अटेंड हुए वे भली बातें जानकर रखते हैं, क्योंकि टेक्स्ट बुक ना होते हुए भी हमने बहुत कुछ पढ़ने का प्रयास किया था बिना टेक्स्ट बुक के, मेरे अनुभव के आधार पर और आपकी जो है स्मरण शक्ति के आधार पर। जो हमने पढ़ाया था आपको 2 साल में, उसी को मैंने रिपीट करते हुए, उसी को स्मरण याद दिलाते हुए हमने पढ़ाने की चेष्टा की थी इन दिनों तक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थर्ड यूनिट की ओर, यूनिट 3। तीसरा हमारा यूनिट है जन संचार के माध्यम। जन संचार के माध्यम चलते हैं हम लोग आखिर संपादक मंडल जन संचार के बारे में क्या कहते हैं। हिंदी और जनसंचार माध्यम का समीकरण वर्तमान परिदृश्य में भारतीय ही नहीं वैश्विक दृष्टि से उल्लेखनीय बन चुका है। इन दोनों संदर्भ और परस्पर सहकारिता के स्तंभ सिद्ध हो रहे हैं। जनसंचार माध्यम आज वैश्विक पृष्ठभूमि के सामाजिक से लेकर वैयक्तिक स्तर तक अपनी आवश्यकता निर्मित कर चुके हैं। भविष्य में अनगिनत ऐसी आवश्यकताएं और भी बढ़ने वाली है, जहां पर जनसंचार माध्यम उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। श्री रूपचंद गौतम के अनुसार संचार का काम है एक दूसरे से बातचीत करना, लेकिन जब इसका विस्तार कर दिया जाता है, यानी आदमियों से परिवार, परिवार से गांव, गांव से शहर, शहर से राज्य, राज्य से पूरा संपूर्ण देश और देश से विदेश तक संचार जन संचार के दायरे में आ जाता है। देखिए कितनी अच्छी व्याख्या की है। हिंदी और जनसंचार माध्यम
वातावरण मतलब अभी जो आजकल का जो समय है या पीढ़ी है, कहना चाहिए कि टुडेज जनरेशन के अनुसार से आज विश्व जो है जनसंचार को एक नए रूप में देखने का, जानने का प्रयास कर रही है। ये जो दोनों संदर्भ है, हिंदी और जनसंचार, ये जो है ना परस्पर सहकारिता के स्तंभ से जोड़ रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है हिंदी और जनसंचार। हिंदी नहीं है तो जनसंचार नहीं है, और जनसंचार नहीं है तो हिंदी नहीं है, क्योंकि दोनों जो है पूरक है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होने वाले, आधारित होने वाले दो महत्वपूर्ण तत्व हैं। और भविष्य में, फ्यूचर में अनगिनत, अनकाउंटेबल ऐसी आवश्यकताएं और भी बढ़ने वाली है, जिससे कि हिंदी और जनसंचार का जो उपयोगी जो है ना, यूजफुलनेस है ना, वो जो है सिद्ध हो जाती है। किस प्रकार से? यहाँ पर श्री रूपचंद गौतम जी कहते हैं कि संचार का अर्थ है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बातचीत करना ही संचार होता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बातचीत करना, इसी को हम लोग संचार करते हैं। लेकिन संचार को जो है थोड़ा एक्सटेंशन कर देंगे, थोड़ा और बढ़ावा दे देंगे, तो उसका विशाल विस्तृत अर्थ देखने के मिल जाता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बातचीत करता है, एक व्यक्ति अपनी बात अपने परिवार से करता है, और एक परिवार अपनी बात एक गांव से करता है, और एक गांव अपना जो बातचीत है, अपनी जो वर्षा है, अपनी जो विचार है, वो शहर से करता है, एक शहर पूरे राज्य से करता है, एक राज्य संपूर्ण देश से करता है, और देश विश्व से करता है। तो यही है जनसंचार। देखिए स्टेप बाय स्टेप कैसे ये आगे बढ़ता गया है, और जनसंचार कैसे विशाल रूप धारण करता है। पहले संचार कबूतरों के माध्यम से होता था। जैसे जैसे मनुष्य की दिनचर्या में परिवर्तन आता गया, ठीक वैसे वैसे संचार की तकनीकें बदलने लगी। मगर संचार के क्षेत्र में भाषा प्रथम तकनीक रही। भाषा ने संचार को व्यवस्थित रूप प्रदान किया। भाषा के अभाव में भी संचार होता है, पर भावों विचारों की अभिव्यक्ति भाषा द्वारा जितनी अच्छी मानी जाती है, उतनी अन्य किसी माध्यम द्वारा नहीं। संचार को गति देने का प्रथम कार्य भाषा ही करती है। इस दृष्टि से जनसंचार माध्यमों को उस भाषा की आवश्यकता पड़ती है जिसके संप्रेषण की क्षमता सर्वाधिक हो। एक समय था कि मनुष्य जो है कबूतरों से जो है संचार करता था, मतलब अपने मन की बात जो है पक्षियों द्वारा, विशेष करके कबूतर के माध्यम से मैसेज, संदेश जो है भेजता था। और जैसे जैसे मनुष्य की दिनचर्या में, मनुष्य की डेली लाइफ में वृद्धि होने लगी है, विकास होने लगा है, अभिवृद्धि होने लगी है, तो उसके जो है उसी के अनुसार से जो है ये संचार के जो माध्यम है उसमें परिवर्तन दिन ब दिन बदलती जाने लगी है। मगर संचार के क्षेत्र में भाषा फर्स्ट टेक्निकल टर्म है, क्योंकि विदाउट लैंग्वेज जो है हम लोग संचार नहीं कर सकते हैं, चाहे वो बोलने के लिए हो या फिर स्क्रिप्ट लिखने के लिए हो। चाहे वो बोली के रूप में तो भी भाषा की आवश्यकता होती है, और लिखने के लिए भी भाषा की आवश्यकता होती है। बिना भाषा के संचार का माध्यम कहना चाहिए ऑलमोस्ट असंभव है। और भाषा ने संचार को व्यवस्थित रूप प्रदान किया है। भले भाषा के शायद हम लोग संकेत के रूप में भी शायद कुछ कहते होंगे, जैसे कि बंदरों की वार्ता होती है तो उनके जो है ना हाव भाव होते हैं, उससे बेचारे कुछ कह पाते हैं, क्योंकि वो बदल होते हैं, गूंगे होते हैं। ओके, तो सिर्फ सिग्नल से ही वो अपने विचारों को जो है प्रस्तुत कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन जब भाषा हो तो संचार जो है ना सुव्यवस्थित रूप से जो है ना उसको जो है सेपरेट कर सकते हैं। विदाउट लैंग्वेज वी
express our views or thoughts in the proper systematic way। तो अपनी जो विचार है उसको जो है ना सिस्टमेटिक ढंग से एक्सप्रेस करने के लिए we need a particular language। जब तक भाषा नहीं है तब तक संचार का जो है ना एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति पूर्ण रूप से नहीं हो सकती। और इतना नहीं, भाषा के अभाव में भी संचार होता तो है, पर भाव और विचारों की अभिव्यक्ति भाषा द्वारा जितनी अच्छी मानी जाती है उतनी अन्य किसी माध्यम द्वारा नहीं। विदाउट लैंग्वेज वी कैन एक्सप्रेस बट नॉट इन ए प्रॉपर वे। बिना भाषा के भी हम लोग अपने विचार को प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन ठीक ढंग से, ठीक पद्धति से नहीं। लेकिन भाषा हो तो हम लोग उसको एक ठीक पद्धति के द्वारा हम लोग उसको जो है प्रस्तुत कर सकते हैं। संचार को गति देने का प्रथम कार्य भाषा ही करती है ना। और इसी दृष्टि से जनसंचार माध्यमों को उस भाषा की आवश्यकता पड़ती है जिसपे संप्रेषण की क्षमता सर्वाधिक हो। तो टू कम्युनिकेट और फॉर मास कम्युनिकेशन फर्स्ट प्रायोरिटी, प्रथम प्राथमिकता ग्रहण करती है भाषा। और भाषा से ही संचार जो है सार्थक और सफल होता है। और इस दृष्टि से जनसंचार माध्यमों को उस भाषा की आवश्यकता पड़ती है जिसपे संप्रेषण की क्षमता सर्वाधिक हो। मतलब जनसंचार उस भाषा के ऊपर डिपेंडेंट होता है जिस भाषा का प्रचार प्रसार अधिक हो। अब मैं यहाँ पर भारत में हूँ, भारत में या फिर रीजनल लैंग्वेज है, क्योंकि हमारे पास राज्यों की अलग अलग भाषा है, देश की अलग भाषा है। लेकिन अगर मैं देश के स्तर पर ले लूँगा तो हिंदी यहाँ पर अधिक से अधिक लोग बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। और भले ही ना पढ़े ना लिखे लेकिन समझते तो है। तो संप्रेषण किस में होता है अधिक, कम्युनिकेशन हिंदी में होता है। तो संचार जो है ना उस भाषा के ऊपर डिपेंडेंट होता है जिस भाषा में संप्रेषण की क्षमता, उसकी कैपेसिटी अधिक से अधिक हो। देश के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास में सूचना और सूचना संप्रेषण के माध्यम अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जनसंचार सूचना और विचार का प्रसार भी करता है। वह आधुनिक साधनों के जरिए मनोरंजन प्रदान करता है। जनसंचार के इन माध्यमों में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया दोनों ही आते हैं। आर्थिक मीडिया में रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, फिल्म, अखबार, विज्ञापन और इंटरनेट अन्य नए माध्यम भी आज सामने आ रहे हैं। सो किसी भी देश में हो, भारत देश में हो, किसी भी देश में हो, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक ये इनका जो विकास होता है ना, इसके पीछे प्रमुख कारण होता है संचार, जनसंचार, कम्युनिकेशन। क्योंकि एक चाहिए, एक पर्टिकुलर विषय से संबंधित हमारे पास सूचना और समाचार दोनों भी होना चाहिए। वो भी एक स्टैंडर्ड एविडेंस के साथ। अब मैं यहाँ पर खड़े खड़े या बैठे बैठे जो चाहे वो आराम से आप कह दो तो लोग बनेंगे। लोग पूछेंगे आप कह रहे हैं डू यू हैव एनी काइंड ऑफ एविडेंस, क्या आपके पास कोई साक्ष्य प्रमाण है? क्योंकि आप अपनी बात को मनवा सकते नहीं बनवा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर कारण ये है कि जब भी जनसंचार कुछ कहता है तो हमें चाहिए कि उससे संबंधित पूरी जानकारी, सूचना हमारे पास होनी चाहिए। क्योंकि ये जो सूचना जो है और सूचना का जो संप्रेषण है, मतलब कम्युनिकेशन ऑफ द पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, ये जो है ना इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है। क्योंकि बिना उसके जो है ना संचार पूरी तरह से अपना काम नहीं कर पाता है। जनसंचार सूचना और विचारों का प्रसार भी करता है। बिल्कुल, जनसंचार क्या करता है? सूचना और विचार दोनों को जो है एक्सप्रेस करता है एंड फॉरवर्ड भी करता है, टेलीकास्ट भी करता है।
और आज मॉडर्न जैसे कि साधन आ गए हैं, इक्विपमेंट्स आ गए हैं और उसके ज़रिए मनोरंजन भी प्रदान होती है। अब मनोरंजन के बारे में आपसे कहना या फिर आपको बताना ये ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आधुनिक युग में जो है जनसंचार जो है अलग अलग रूपों में हमें जो है मनोरंजन प्रदान कर रही है। जैसे कि एक समय था रेडियो मॉर्निंग 6 बजे शुरू होता था। आई थिंक जब मैं स्कूल इंटर में पढ़ता था तो रात को 11 बजे जो है स्टेशन बंद होती थी। सेम टेलीविज़न का भी यही हाल था। मॉर्निंग 6 o'clock या 5 o'clock को शुरू होता था, रात में 10, 11 और 12 को कुछ पैकअप बंद हो जाते थे स्टेशन। लेकिन आज का समय थोड़ा अलग है। जैसे कि आजकल रेडियो कहना अच्छा नहीं होगा, FM कहो तो शायद बहुत बढ़िया होगा। अब FM या रेडियो क्या है, दोनों के बीच का अंतर मैं आपको यहाँ पर नहीं समझाऊंगा, लेकिन इतना तो अवश्य होगा कि दोनों जो है आपको मनोरंजन प्रदान करने वाली है। दोनों जो है गोइंग टू एंटरटेन यू पीपल। रेडियो है आज के ज़माने में, टेलीविज़न है, ओके, और फिल्म या सिनेमा है, ओके, या अखबार है, अखबार न्यूज़पेपर जो कभी आप पढ़ते हैं तो ठीक है, नहीं पढ़ते हैं तो आदत डालिए। शायद लॉकडाउन में या फिर ऑनलाइन क्लासेस के समय कुछ आपका भला हो जाए, थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़े और पढ़ने का भी अभ्यास हो और कुछ सोच समझ में भी होती हो। तो 4th वन है अखबार एंड द 5th वन इज प्रिंट मीडिया, मे बी न्यूज़पेपर्स, मे बी इन टेक्स्ट फॉर्म, पुस्तक में छपी हुई जो भी है वो सभी प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आते हैं। ओके, सो आधुनिक मीडिया में रेडियो है, टेलीविज़न है, फिल्म है, अखबार है, मैगजीन्स है, ओके। सो इन सबसे जो है तालमेल हो रहा है किसका, जनसंचार का। और इतना नहीं, इससे आगे भी कुछ और भी इलेक्ट्रॉनिक्स परिकरण हमारे सामने आ रहे हैं, जिसके बारे में हम लोग भविष्य में बात करेंगे। अब हम लोग जनसंचार कह रहे हैं, लेकिन ये जनसंचार है क्या, व्हाट इज दिस? जनसंचार का अर्थ, आखिर ये जनसंचार है क्या, इसका अर्थ क्या है, थोड़ा जानिए। उत्पत्ति की दृष्टि से जनसंचार शब्द संचार में जन के युग से बना है। संचार सीमित अर्थ का वाचक भी हो सकता है, लेकिन इसमें जन जुड़कर इसको व्यापक बना देता है। सरल शब्दों में कहें तो कहेंगे कि जब संचार की प्रक्रिया सामूहिक पैमाने पर व्यापक स्तर पर होती है तब वह जनसंचार कहलाता है। जनसंचार मुख्यतः सूचना संचार की प्रक्रिया है। यहाँ जनसंचार का अभिप्राय सामाजिकों के मध्य होने वाले सूचनागत आदान प्रदान से है। इसकी आवश्यकता आदिकालीन संस्कृति से लेकर वर्तमान वैश्विक व्यवस्था तक व्याप्त है। देखिए, अब यहाँ पर कहा गया है कि उत्पत्ति की दृष्टि से ये जो जनसंचार जो शब्द है ना, ये जो संचार शब्द है, इसमें जन जोड़कर इसको जनसंचार कर दिया गया है। ओके, शाब्दिक उत्पत्ति या शाब्दिक अर्थ के बारे में अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो संचार शब्द से जन को जोड़ने से जनसंचार शब्द का जो है ना उत्पत्ति हुआ है। और कहते हैं कि सरल शब्दों में कहें तो कहेंगे कि जब संचार की प्रक्रिया को विशाल रूप धारण देने के लिए या फिर सामूहिक पैमाने पर इसका व्यापक स्तर बढ़ाने के लिए
जनसंचार शब्द का जो है प्रयोग होता है और उसको हम लोग इसी प्रकार उच्चारण भी करते हैं। जनसंचार, संचार में मूवेबल या फिर पास करना, फॉरवर्ड करना, जिसे संचार। लेकिन बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना है, एक वर्ग से दूसरे वर्ग तक पहुंचाना है। जैसे कि हमने कहा है कि एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति और व्यक्ति से परिवार, परिवार से गांव, गांव से शहर, शहर से राज्य, राज्य से देश, देश से विश्व तक पहुंचता है, तो इट्स कॉल्ड एज जनसंचार, मास कम्युनिकेशन। मतलब जो हमारे पास जो सूचना है, संदेश है, उसको एक से बहुत सारे लोगों तक पहुंचाने के लिए जो माध्यम है उसी को कहते हैं हम लोग जनसंचार। ओके, क्लियर, गुड। भारत में जनसंचार की अवधारणा बहुत पुरानी है। P.N. मल्हर ने भारत की संचार व्यवस्था को महर्षि नारद तथा संजय जैसे क्षेत्रों से जोड़कर और महर्षि तथा मध्यकालीन भारत की संचार व्यवस्था का वर्णन किया है। संचार की एक व्यापक प्रक्रिया है। इसमें व्यापक जनसमूह, तरह तरह की भाषा, संस्कृति, सोच, विचार, ऐतिहासिक, भौगोलिक अवस्थितियों के लोग सम्मिलित होते हैं। जनसंचार की अवधारणा वास्तव में आधुनिक युग की देन है। वर्तमान औद्योगिक एवं तकनीकी विकास ने इसे सुदृढ़ आधार प्रदान किया है। तो भारत में जनसंचार की जो धारणा है या अवधारणा है ना, ये बहुत पुरानी है। इट्स वेरी एंशिएंट, वेरी क्लासिकल, बहुत ओल्डेस्ट है। जैसे कि यहाँ पर P.N. मल्हर, P.N. मल्हर जो एक क्षेत्रकार है, इतिहास लिखने वाले। सो P.N. मल्हर कहते हैं कि भारत की जो संचार व्यवस्था है ना, ये आज या कल या 1960, 80, 70 से सीख रही है। इन्होंने संचार की ये जो व्यवस्था है भारत में, ये बहुत पुरानी है कहकर उन्होंने कहा है। और उन्होंने उदाहरण दिया है कुछ कैरेक्टर्स के बारे में, जैसे कि कहना चाहिए नारायण, नारायण मतलब नारद महर्षि, ये नारद ऋषि। मैंने वही टाइम पास के लिए नहीं कहा है नारायण नारायण, क्योंकि ये एक ऐसे ऋषि है जो हमेशा जो है नारायण का जाप करने वाले हैं। और इसलिए मैंने कहा है कि नारद मुनि या नारद महर्षि ये क्या करते थे, एक जगह की बात जाकर किसी और जगह पर रख कहते हैं। कभी कभी इससे बहुत सारे लोगों की भलाई भी हुई है, कुछ नुकसान भी हुआ है। ऐसा भी हमारे पास इतिहास में कुछ कथाएं हैं, घटनाएं हैं, यह बात है। वो लोक कल्याण के लिए ऐसा किया करते थे, कुछ राक्षसों को भी कुछ बतलाते थे और ऋषि देवी देवताओं के लिए भी बहुत कुछ उन्होंने प्रयास किया है भलाई के लिए। सो नारद क्या करते थे कि एक जगह का जो विषय है वो दूसरे लोगों तक पहुंचाते थे। मतलब नारद महर्षि से ही भारत में जनसंचार का जो सिस्टम है वो आरंभ हो गया था। थोड़ा आप बातों के ऊपर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर भारत देश में ये जो प्रक्रिया है, भारत देश में जो जनसंचार की जो प्रक्रिया है वो नारद महर्षि से ही आरंभ हो चुका था। मतलब बहुत समय पहले से ही। अब नारद महर्षि का अगर मैं नाम लूँ और वो कितने समय से भारत के इतिहास में दिखाई देते हैं, तो यह कहना मेरे लिए असंभव है, क्योंकि मेरे पास इतना ज्ञान नहीं है कि मैं कैलकुलेशन करूँ। क्योंकि ना महाभारत, ना रामायण, ना सतयुग, उससे पहले भी नारद महर्षि थे। तो जैसे भूमि का निर्माण कब हुआ है, तो हम लोग इतना कह सकते हैं। साइंस के कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि वैज्ञानिक या वैज्ञानिक ये कहते हैं कि 2 लाख पहले शायद भूमि का निर्माण हुआ होगा। कुछ लोगों का कहना है, कुछ और लकी नंबर जोड़ के भी कहेंगे 2 लाख नहीं बल्कि कुछ और भी अधिक। तो ठीक इसी तरह अब नारद महर्षि का जन्म कब हुआ है ये कहना मेरी बस की बात नहीं है।
सदियों से ये है, जब से देवी देवताओं का निर्माण हुआ है तब से इनका जन्म हुआ है, क्योंकि लोग कहते हैं कि ये ब्रह्मा के पुत्र हैं। सो नारद महर्षि हो तो उस समय भी जन संचार का जो है सिस्टम था, जाने अनजाने से ही। और इतने नहीं, यहाँ पर और एक एक्टर का भी नाम लेते हैं, संजय, सारथी संजय और संजय दत्त। संजय का नाम सुना है आपने? वेरी गुड। हाँ, माइकल जैक्सन। हाँ सर, माइकल जैक्सन भी दो वेरी गुड। या फिर कोई क्रिकेटर, कोई टेनिस प्लेयर, पाश्चात्य के फुटबॉल, जॉर्जी रोड्स। ओके, हाँ, इनके बारे में पता है। संजय जो है महाभारत के समय महाभारत का युद्ध जो है देखने के लिए दिव्य दृष्टि दी जाती है धृतराष्ट्र को, लेकिन धृतराष्ट्र कहते हैं कि मैं वो सब नहीं देख सकता, आप मेरे जो सारथी संजय है उसको दीजिए। और संजय महाराज धृतराष्ट्र को, धृतराष्ट्र कौन है? कौन है धृतराष्ट्र? कौरवों के पिता दुर्योधन, पता है ना? दुशासन, दुशासन को भी नहीं जानते, जो चीर हरण करने वाले हैं। ऐसा कहेंगे तो बहुत जल्दी समझ आ गया सर। हाँ, तो जो चीर हरण करने वाले थे हमारे शासन, दुशासन भैया। तो दुर्योधन, दुशासन, मतलब कुल मिलाकर 100 पुत्रों के पिता थे धृतराष्ट्र, जो नेत्रहीन है। तो उनको जो है महाभारत का युद्ध देखने के लिए, लाइव देखने के लिए उनको दिव्य दृष्टि दी जाती है, लेकिन वो उसको स्वीकार नहीं करते हैं और कहते हैं कि मेरे साथी संजय को लीजिए और संजय जो कुछ हो रहा है मुझे बताएगा। मतलब वहाँ का जो वर्ष गोइंग ऑन है, तो जहाँ वो जो घटना घट रही है युद्ध क्षेत्र का, युद्ध मैदान का, रण क्षेत्र का, तो उसका आपको देखा हाल बताते थे संजय। तो ये संचारी हुआ, सूचना तो दे रहे हैं, तो संचार हो भी नहीं हुआ। और किसको दे रहे हैं? धृतराष्ट्र को, ये जन को। हो गया ना जन संचार। तो नारद महर्षि हो, संजय हो, उस जमाने से ही भारत में जन संचार की व्यवस्था थी, कहकर P.N. महर्षि ने कहा था। जन संचार को अंग्रेजी में मास कम्युनिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मास कम्युनिकेशन। तो जन संचार को अंग्रेजी में मास कम्युनिकेशन कहते हैं। इस प्रकार जन संचार यौगिक शब्द से, यौगिक शब्द है जिसमें जन अर्थात मास और संचार अर्थात कम्युनिकेशन, दो स्वतंत्र अर्थ सत्ता वाले शब्द सम्मिलित होते हैं। मास एंड कम्युनिकेशन बिकम मास कम्युनिकेशन, जन और संचार बिकम जन संचार। तो इन्हें इस प्रकार समझा जा सकता है, जन अर्थात समूह, समाज या फिर वर्ग, जनता, जनमानस। और संचार का अर्थ होता है संप्रेषण, एक स्थान से दूसरे स्थान तक अर्थपूर्ण संदेशों का आवागमन। मतलब वी आर सपोज्ड टू पास अ मीनिंगफुल messages, or we are supposed to convey our messages from one to another person or one place to another place. It's called as well as communication. When it's going to like with mass, it's become mass communication. इस अर्थ में दूसरे संचार, इस अर्थ में दूर संचार वह प्रक्रिया है जिसमें समूहों का मध्य अर्थपूर्ण संदेशों अथवा सूचनाओं का संप्रेषण होता है। इसकी अवधारणा वैश्विक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। सो हम लोग इस मीटिंग में देखेंगे कि दूर संचार मतलब संचार हो रहा है लेकिन दूर से हो रहा है। तो ये जो वह प्रक्रिया है जिसमें समूह के मध्य अर्थपूर्ण संदेशों अथवा सूचनाओं का संप्रेषण होता है। सो मतलब कभी कभी पास रहते हुए भी हम लोग संपर्क किए, संचार किए, और कभी कभी दूर रहते हुए भी हमने संचार स्थापित किया है।
ओके, सो दोनों का जो है, दोनों की जो है महत्ता अलग अलग स्थितियों में अलग अलग दिखाई देती है, क्योंकि हर किसी की जो है वैल्यू अलग अलग है। हम लोग जब लाइव क्लास लेते हैं तो अलग बात है, हम लाइव ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन दोनों की भी अपनी अपनी महत्ता है। बोथ हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ इम्पोर्टेंस। जब क्लास में थे तो अलग बात थी, अब क्लास में नहीं है फिर भी क्लास सुन रहे हैं तो अलग बात है। दोनों में अंतर है ना, अंतर है या नहीं? एक बार हमें अपना अपना जो है व्हाट वी सेड, हमें भी थोड़ा बहुत अपना अपना योगदान दीजिए, जिससे कि हम लोग ये जान सके कि कैसे हम लोग पढ़ा रहे हैं एंड हाउ यू पुट ऑन दिस लैंग्वेज। एनीवे, आपका दिन शुभ हो, कोरोना से दूर रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। विल कंटिन्यू द नेक्स्ट क्लास।